सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी शानदार, काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर रहने वाला है। आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है, पेन और कॉपी आप लोग लेकर बैठेगा। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। जहां पर भी आप लोगों को लगे यार ये तो पॉइंट नोट करने लायक था, तो तुरंत उसको नोट कर लेना, तो आप लोग लंबे समय तक उन चीजों को याद भी रख पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक प्यारी सी कोटेशन के साथ में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेक्चर का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो भी पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों को क्विज दूंगा जो कि आप लोगों को आंसर देना है, और कल का जो क्विज होगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कुछ ऐसा ये लेक्चर आप लोगों के सामने आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप लोगों को लगे लेक्चर देखने के बाद में यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, और जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम की है वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछे थे वीडियो के एंड में मैं इसके आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, कई सारे बच्चों के द्वारा काफी प्यारे और काफी अच्छे आंसर दिए गए। एक बार अगर किसी चीज को आप लोग लिख लेते हैं ना, तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रखते हैं। तो इसलिए कभी भी हमेशा कुछ भी अगर लिखने की बात है तो उससे पीछे मत हटिए, अपना प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा चीजों को लिखते रहिए, लिखकर याद करोगे लंबे समय तक याद रहेंगी। बोला जा रहा है हर कोई जन्म से, हर कोई, अगर किसी भी इंसान को आप लोग देखो तो हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा हो कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है कि अगर उसको बोल दो ये काम करने के लिए तो उसको लगता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब ये तो उसकी आदत बन चुकी है। तो ऐसी चीजें कई बार कई सारे इंसानों के अंदर माइंड ब्लोइंग होती है, पर लेकिन हम क्या होते हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो बोला यही जा रहा है कि बस हमको पता चलने की देरी है कि ऐसा कौन सा काम था बचपन में जो हम लोग लंबे समय तक करते रहते थे और एंजॉय करते थे। जैसे अगर बोला जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करें, ठीक है, तो उनको खेलना काफी ज्यादा पसंद था। ठीक है, तो जब भी उनको ग्राउंड में छोड़ो तो शानदार तरीके की उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है और पूरे दिन ग्राउंड में बिता देते थे। तो सोचो ऐसा अगर कोई काम इंसान का प्रोफेशन बन जाए तो उस इंसान को उस पर्टिकुलर एरिया का भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरीके से आप लोग रोनाल्डो के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जिनमें इंसान ने अपनी लाइफ को खपा दिया ऐसे नहीं कि बर्बाद कर दी, उसको एंजॉय किया। तो ये चीजें अगर लाइफ में आप लोगों के अंदर कोई चीजें हैं तो उसको खोजिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी खोज कर उसमें अपनी लाइफ को आगे लेकर चलिए। वो हमेशा ऐसा काम होगा जिसको आप लोग हजारों घंटे करने के बाद भी थका हुआ फील नहीं करेंगे, फिर से आप लोग उस काम को करने के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो जिंदगी में आप लोग को सही डायरेक्शन पर लेकर जाएंगी। और देखिए हर एक इंसान को लाइफ में अपना पर्पज पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को लाइफ में नहीं पता है कि आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और आप लोग अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात पर जरूर फोकस कीजिए। टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, तो फिर आप लोग और अच्छे से लेक्चर को पचा पाओगे। और कहते हैं खाने के बाद में पचाना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मीठा खा लीजिए कीजिए। ठीक है, सौंफ के साथ में आप लोग थोड़ा सा मिश्री डालकर भी खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी पाचन शक्ति करेगा आप लोग की। खाने के बाद में जरूर कीजिए आप लोग। बेसिकली मैं रखता हूँ ये चीजें, मतलब कि सौंफ के अंदर ना एक थोड़ी सी कोई बॉक्स रख लीजिए उसमें और अपना हल्का सा खा, वैसे भी टेस्टी लगता हो तो आप लोग देखो ट्राई करके। ठीक है, बाकी कोई और साधन हो तो मुझे बताना, मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है गोल्ड बॉन्ड के बारे में। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, क्यों ये न्यूज में है, कौन इसको इश्यू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो सारी बातें जानेंगे डिटेल में। और इनके ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो वो बेसिकली इनके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होता है। तो किसके तहत यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो इस तरीके से समझेंगे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली यूएसए के बेस एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर कंपनी है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो क्या है ये इंडेक्स, क्या क्या चीजें हैं, सारी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा उघिर कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसको UIGHUR उघुर भी बोल देते हैं, कई बार उघिर भी बोल देते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है इस कम्युनिटी को। तो ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ये इसका रीजन भी न्यूज में रहता है जहां पर ये पाई जाती है, और कंट्री तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो पूरा इसके पीछे क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसकी सारी जानेंगे। यानी कि इसको बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि चोटी से लेके एडी तक देखेंगे तो क्या क्या दिक्कत है, तो समझेंगे डिटेल में। इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूव की गई है कमर्शियल कल्टीवेशन ओनली एक जीएम क्रॉप। जीएम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जिसके जीन में चेंज कर दिया जाए। तो ऐसी क्रॉप यानी कि फसल हमारे देश में ओनली एक है जिसको अब तक अप्रूवल दिया गया कमर्शियल पर्पज के लिए। तो कौन सी है वो तो आप लोगों को बतानी है, बाकी बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर बात करें हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि जहां पर
बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो ये आप लोग को बताना है वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पर अगर नंबर ऑफ राइनोज के बारे में बात करें आसाम का आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। समझ में आया? नहीं है तो समझिए एक मिनट। एक होता है पर्टिकुलर एरिया में कितने राइनोज पाए जाते हैं, यानी कि एक छोटा सा एरिया यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन मतलब कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, कम एरिया है तो ज्यादा है, ठीक है। पर लेकिन ये हो गया बहुत बड़ा एरिया है तो वहां पर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो होती है ज्यादा है, जैसे कि आप लोग दिल्ली की बात करें तो छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। 11,000 के करीब आप लोगों को स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी दिल्ली की, तो इससे समझ सकते हैं कितनी ही ज्यादा है। जबकि अगर देश की जाने तो आप लोगों को 300 के समथिंग में देखने को मिलेगी, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो थोड़े एरिया में ज्यादा संख्या पाई जाना। तो वैसे अगर ज्यादा सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं तो वो तो पाए जाते हैं बिल्कुल कहां पर, काजीरंगा में। तो डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा दिल्ली हो गया, और अगर बात करें जैसे कि पॉपुलेशन के मामले में तो वैसे उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है और सबसे ज्यादा तो काजीरंगा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी, ठीक है। और आप लोग को बता दूं ये एक रिट्स है, यानी कि रिट्स जो जुडिक्शन होती है ना आर्टिकल 32 के अंदर, जब संविधान के अंदर जाएंगे आप लोग पार्ट 3 के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल जो 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। उसमें आर्टिकल 32 के अंदर एक ऐसी पॉइंट है जिसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगर किसी को डिटेंशन कर लिया जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में एक मूवी भी मैंने आप लोगों को बताई थी, वैसे फिर से बताऊंगा, समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या है। यहां पर बात की जा रही है सैटेलाइट फोन के बारे में। एक ऐसा लोता सबसे पहला हमारे देश में नेशनल पार्क जहां पर सैटेलाइट फोन यूज किए गए। सैटेलाइट फोन यूज करने का पर्पज क्या था, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये 1978 का इंप्लीमेंट किया था। इंडिविजुअल पर्सन को डिटेन किया था, डिटेन मतलब गिरफ्तार कर लिया उसको। तो मैक्सिमम कब तक के लिए डिटेन कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी 2 अथॉरिटी है जो यहाँ पर इसके डिटेंशन को पास करती है। तो पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा आर्टिकल में कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो काफी प्यारा काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है ताकि वीडियो को एंड तक आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें, ठीक है। अभी समझते हैं, पहले एक एक कर सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ क्या है हमारी कंट्री में, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, उसको लगता है जब कोई दिक्कत हो रही है तो उसको लगता है कि मुझे चीजें सुधारनी चाहिए, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है कि एक तरीके से गठित करनी है यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी कमेटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। तो ये जो कमेटी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की, तो इसमें आसाम जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसके जो एक्शन है इलीगल कंस्ट्रक्शन के, जिसके चलते वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के लिए, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये सबसे पहले कॉरिडोर क्या होता है। तो कॉरिडोर ऐसा होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, इधर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, इसके बीच में से रोड जा रही है जहां पर ट्रक ट्रैफिक या फिर गाड़ियां वगैरह चलती रहती हैं। तो कोई कनेक्ट करने के लिए बीच में से एक ऐसा रास्ता निकाल दिया, तो ऊपर से निकाल दिया फिर नीचे से निकाल दिया सड़क के, ताकि अगर इधर के जीव जंतु इधर जा सके, इधर के जीव जंतु इधर जा सके। दिक्कत क्या होती है, जब सड़क पार करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, और एनिमल और ह्यूमन आप लोग कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। कई बार कई सारे जानवर इंसानों को खा जाते हैं, और कई सारे इंसान तो जानवरों को अक्सर खाई जाते हैं, वो तो आप लोगों को पता है, बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, बेसिक में ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर बात करें काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये कंट्री में पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जहां पर सैटेलाइट फोन यूज किए गए। अब आप लोग बोलेंगे सैटेलाइट फोन क्यों यूज किया यार। देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर कोई पोचिंग करता है यहाँ पर, पोचिंग मतलब मान लीजिए इनके सींग काट ले यहाँ पर जो गैंडे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो जिनको गैंडा बोलते हैं आप लोग नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके के जो प्राणी हैं इनका जो सींग काटा जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 पर्सन गए ए और बी, ठीक है। तो ए ने बोला कि मैं जा रहा हूं ये काम करने के लिए, और तुम ध्यान रखना पीछे से कि यहां पर कोई आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं वहां पर नॉर्मल जो फोन के कनेक्शन, तो वहां पर एक तरीके से उसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया, वहां पर नेटवर्क नहीं रहते हैं, तो सैटेलाइट फोन यूज करवाते हैं। तो इसकी वजह से मान लीजिए ए आगे गया, ठीक है, तो इसके फोन का नेटवर्क काम नहीं करेगा, और ये बी को इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर कोई आगे सिक्योरिटी गार्ड तो आकर इसको धर दबोच चलेगा, ठीक है, और वो अपनी टीम को भी बुला लेगा कि आ जाओ भाई पकड़ा गया, ठीक है। तो यहां पर इसको पकड़ लेंगे, और ये कुछ बता भी नहीं पाएगा इसको, क्यों, क्योंकि इसके फोन यहां पर काम ही नहीं कर पाते हैं। तो सैटेलाइट फोन की वजह से यहां पर एक तरीके से हेल्प मिल जाती है पोचिंग को रोकने में। तो ये पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जिसने यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की, और इससे काफी कुछ चीजें सुधरती हुई भी यहां पर नजर आई, ठीक है। यहां पर बात करें तो यहां पर ये बात की जा रही है दिहिंग, इसी के साथ में दिहिंग पटकई, और इसी के साथ में रायमोना, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिजिग्नेटेड इनको अभी किया गया एज ए नेशनल पार्क, और इको सेंसिटिव जोन जिसको दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं उसको नोटिफाई किया गया।
तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी ऐसा चेंज होता है तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया। तो थोड़ा सा भी अगर इन चीजों को आप लोग समझोगे तो आंसर आराम से दे पाओगे। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, ये आसाम के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ पर 42,996 हेक्टेयर एरिया में, यानी कि 42,996 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। और खासकर ये यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट, ये अनडिस्टर्ब्ड, ये एक तरीके से यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो फ्लड प्लेन है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है और वन हॉर्न राइनोस के लिए काफी शानदार भी ये माना जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर, कुछ फैक्ट्स हैं आप लोगों के सामने नेशनल पार्क के बारे में, और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं। तो अलग से नेशनल पार्क का टॉपिक अगर बोलूं तो एक नेशनल पार्क अभी मैं आप लोगों को कवर कराने जा रहा हूं जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर एक तरीके से नेशनल पार्क है जो कि 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और इसको डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व 2017 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पर, ये 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। अभी अगर बात करूं हमारे देश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहले तो ये बताने, रिसेंटली अभी दो नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड की गई हैं, उन दोनों के नाम भी आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेटमेंट दे देंगे कि जो इंपोर्टेंट जो बर्ड एरिया है वो किसके द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये होम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज, यानी कि एक सींग के जो गैंडे होते हैं सबसे ज्यादा वो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए वो पॉइंट जिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था। देखिए जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी कि कम एरिया में बहुत ज्यादा यहाँ पर वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। तो डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, पर लेकिन सबसे ज्यादा राइनोस कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आसाम के अंदर में, वो कहां पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। पर डेंसिटी के मामले में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे 37 जो है वो पास करता है यहाँ पर पार्क से। ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से जैसे स्टेटमेंट दे देंगे ना, तो उस स्टेटमेंट में दूसरी या तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाती है ऐसी। तो ये कई बार नंबर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूपीएससी बड़ा खेलती है आप लोगों के साथ में ऐसी। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ में 250 के करीब सीजनल वाटर बॉडीज, और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है दिफुल, ठीक है। तो ये रिवर है जो कि रन थ्रू होती है इसी के अंदर से। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम के अंदर में अगर बात करें, इसके अंदर और भी कई सारे जो बिग स्पीसीज जैसे राइनोस हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक वाटर बफेलो हो गया, तो इनको बिग फोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था कि कैट के बारे में बात की थी। बेसिकली जो बिग कैट होती हैं वो चारों की चारों बिग कैट जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। डिस्कस किया था मैंने वो एरिया, बताइए कौन सा है वो एरिया जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो चारों की चारों बिग कैट यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था, याद है थोड़ा थोड़ा सा वही वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए देखता हूँ कौन आंसर देता है। फिर देखिए जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो पूछे हुए तो होते हैं और अगले दिन मैं आप लोगों का आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। या तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर बात की जा रही है अगर बिग फोर के बारे में पूछे तो राइनोस हो गया, एलिफेंट हो गया, बड़े बड़े होते हैं दोनों, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, और जैसे बफेलो अपनी भैंस आसपास एरिया में देखे ना, भैंस हो गया, भैंसा हो गया, ठीक है। तो एशियाटिक वाटर बफेलो के बारे में बात की जा रही है, तो यानी कि भैंसे के बारे में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये चार बिग जो बेसिकली स्पीसीज बिग फोर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अभी यहां पर सेंसस के बारे में बात करें तो 2413 राइनोस हैं अप्रोक्सीमेटली, और 1100 एलिफेंट आप लोगों को यहां पर इस एरिया में देखने को मिलेंगे। एज पर द फिगर टाइगर सेंसस के हिसाब से, जो कि 2014 का ये दिखा रहे हैं अभी यहाँ पर, काजीरंगा जो है थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक के अंदर। इसके बाद में अगर बात करते हैं काजीरंगा जो है यहाँ पर, ये होम है यहाँ पर 14 में से जो 9 स्पीसीज है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। बेसिकली अगर एरिया के बारे में बात करें तो ये काजीरंगा आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया दिहिंग, ठीक है, पटकई के बारे में बात की जा रही है, डिब्रू जो यहाँ पर सिकोहो के बारे में बात की जा रही है, ये है यहाँ पर नामेरी, ये है ओरेंग, ये है मानस, और ये है यहाँ पर रायमोना, ठीक है। तो ये 7 नेशनल पार्क आप लोगों को बेसिकली आसाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आसाम के अंदर जो 7 नेशनल पार्क है मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अभी 6 जो है रायमोना नेशनल पार्क अभी नोटिफाई किया गया 2021 में, और 7 जो है दियांग पटकई जो नेशनल पार्क यहाँ पर नोटिफाई किया गया जून 2021 में। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आप लोग बन ही जाएंगे, अगर और कहीं से नहीं बनेंगे तो ये बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा। तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो फिर यूपीपीसीएस की तरह पेपर को फाड़ के आओगे।
बनाओगे, ठीक है। तो देखा ना आप लोगों ने कितना शानदार क्वेश्चन बना। अब मैंने जाकर वो पेपर पूरा देखा, ठीक है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और देखिए स्टेट एक पीसीएस का एग्जाम हो रहे तो दूसरे के क्वेश्चन जरूर देखा करो अगर आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने 3-4 पीसीएस के रिसेंटली अभी आप लोगों ने पेपर सेंड किए थे मुझे, ठीक है, तो मैंने जैसे उनके क्वेश्चंस देखे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे या फिर टॉपिक्स ऐसे थे जो कि एक दूसरे के अंदर रिपीट हो रहे थे, ठीक है। और करंट अफेयर के तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक दूसरे में रिपीटेडली देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर सतर्क वो आप लोग छात्र हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम ये बातें आप लोग की पकड़ में होनी चाहिए। अच्छा ऐसा भी होता है तो इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो चहुमुखी विकास हो गया आप लोगों इस आर्टिकल में। तो हम लोगों ने देखा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है, कितना इसका पर्टिकुलर एरिया है, इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ बातें करी और ये जो नेशनल हाईवे 37 इसके बारे में जाना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बिग फोर स्पीसीज कौन सी है और बाकी लोकेशन तो मैंने आप लोगों को बताई दी। ओके, अब आगे चलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये रिसेंटली बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हो गई जिसके चलते ये न्यूज में थी, ठीक है। अभी हुआ क्या था आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को बेसिकली चेंज किया गया और आर्टिकल 35A को भी चेंज किया गया ताकि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाया जा सके और उसको एज ए नॉर्मल स्टेट की तरीके से ट्रीट किया गया। और आगे चलकर फिर उसको डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन गया बेसिकली लद्दाख, ठीक है। तो आज की डेट में पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ जब किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, वरना बहुत सारी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनको आगे चलकर स्टेट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, पर लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब यहां पर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम जो राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, ठीक है, फिर ये यहां पर स्टेट बन गए आगे चलकर। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो अपोजिट किया गया, तो इसलिए यहां पर माना जा रहा है कि उसका दर्जा जो है वो डिक्रीज कर दिया, तो क्वेश्चन मार्क लग गए यहां पर। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं यहां पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पर गए तो 700 के करीब लोगों को हिरासत में ले लिया और किसकी वजह से, पीएसए की वजह से। इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये जो एक्ट है ये 1978 का है। ये जो एक्ट लाया गया था ये इसलिए लाया गया था ताकि पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सके, कल को चलकर कोई दिक्कत होती है तो उससे पहले ही बेसिकली गिरफ्तार कर लेना। पता है ये इंसान जो ये उद्यमी है ये क्या करेगा, ये उल्टी सीधी हरकतें करेगा, उद्यम मचाएगा, तो उसको पहले ही पकड़ के रख लो, ठीक है, और जब काम निबट जाए फिर छोड़ दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पीएसए जो ये इंडिविजुअल के खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलता है उसको डिटेन कर ले आता है और यहां पर जो डिटेन कर सकते हैं अगर लगे कि ये खतरनाक इंपैक्ट का डाल सकता है तो 2 साल तक के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है। तो यहां से निकल कर आती है जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो डिविजनल कमिश्नर है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहां पर इस ऑर्डर को पास कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर इनके द्वारा ये ऑर्डर पास कर दिया तो कोई आप लोगों की सुनने वाला वहां पर नहीं होगा, यानी कि आप लोग जेल में पड़े रहोगे और वहां पर कोई आप लोग को बचाने नहीं आएगा अगर किसी के ऊपर ये लग जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिसेंशन यहां पर बात की जाए, ओनली वे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिसेंशन के बारे में अगर बात करें तो चैलेंज कर सकते हैं इसको हैबिस कॉर्पस के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग इसको यहां पर चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। और अगर फिर से यहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहां पर ये तो गलत है, लोगों को इसको हटा देना चाहिए, तो फिर से इसको अगर लगा दे तो फिर से यहां पर कोई नहीं रोकेगा, इनके फिर से लगा दिया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिया अगेन। तो कब तक सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, कब तक हटाते रहोगे। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी पावरफुल टूल है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में कि वो उस एरिया में शांति लगाए रखने के लिए इसको कितनी भी बार यहां पर यूज कर सकता है और 2 साल तक का एक इंसान अंदर पड़ा रहेगा। नॉर्मली ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के मुद्दों पर खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि यहां पर सिक्योरिटी रखने के लिए इस एरिया की ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि नो प्रोसिक्यूशन यानी कि कोई आप लोगों का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और लीगल कोई प्रोसीडिंग भी आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर कोई नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल जिसने यहां पर ये पास किया गया उसको इम्यून कर दिया गया कि भाई साहब बिंदास होकर ऐसे ऑर्डर पास करो अगर लगता है कोई अनवांटेड तत्व उस एरिया में दिक्कतें करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि सेफ्टी के लिए आप लोग यहां पर इसको पास कर सकते हैं और कोई आप लोग को कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर यह बोलता है कि देखो यार डिटेंशन अगर किसी पर्सन को किया जाता है, ठीक है, तो डीएम जो है हैज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू एनालाइज ऑल द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि उस एरिया में जो डीएम है उसके हाथ में पावर है, उसको यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है लॉ एंड ऑर्डर की उस एरिया में मेंटेन रखने की। कल को कोई दिक्कत होगी तो डीएम से पूछा जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए डीएम के नीचे ही यहां पर नॉर्मली आईपीएस ऑफिसर आता है, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू द डीएम। तो यहां पर जब यहां पर जो एक तरीके से ओहदे के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, ठीक है। जो आईपीएस होता है वो
पर्टिकुलर एक लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रखने वाले डिपार्टमेंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। पर नॉर्मली हम लोग आईपीएस को ज्यादा जानते हैं, क्यों? क्योंकि जितने सारी क्रिमिनल एक्टिविटी देखने को मिलते हैं तो वो एक अलग लेवल की पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये पावर बोला गया सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो हिज और हर पर्सनल लिबर्टी है कि वो खुद डिसाइड कर ले, तो यानी कि डीएम को होल सोल अथॉरिटी बना दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के साथ में बोला जाए किसी पर्सन को अगर ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है तो उसके ऊपर भी ये पीएसए लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में डीएम के द्वारा अगर लगे कि यहाँ पर कोई रीजन उसको लग रहा है डिटेन करने का, तो फिर से उसको डिटेन में रखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि एक ही इंसान को लगातार कई बार पीएसए के कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। लगे कि फिर छूट गया फिर से डाल दो, ठीक है। तो यानी कि अगर डीएम चाहे तो किसी इंसान को पूरी काफी लंबे समय तक जेल में सड़ा सकता है, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मली पंगा लेना नहीं चाहिए, ओके। अगर बात करें यहाँ पर जो फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया गया, तो यहाँ पर इसके चलते फिर आप लोगों को यहाँ पर जैसे मैंने बोला कोर्ट के अंदर जाओगे तो कोई इसमें कुछ फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं। ऑल जो मटेरियल है वो बताए जाएंगे, क्यों भाई साहब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही किसी को उठाकर जेल में डाल दिया, उसको बताया भी जाएगा कि तुमको क्यों डाला गया, ठीक है, ताकि सेटिस्फाई किया जा सके उसको, ठीक है। तो बोला गया कि ऑल द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, ठीक है, तो शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिटेन्ड पर्सन, जिसको डिटेंड किया गया उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखा सके कि हाँ मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो थोड़ा हक दिया गया है, ठीक है। पर फिर भी वो ज्यादा काम नहीं करता है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन भी एक्सप्लेन किया जाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू, यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन को उसकी लैंग्वेज में जिसको अंडरस्टैंड कर सके, कि ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बंदा जो है वो साउथ इंडिया का है और उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है और बेसिकली वो किसी को जाकर समझाने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज में होना चाहिए कि उस इंसान को समझ में आए जिसको डिटेन किया है, कि भाई साहब बता तो मुझे यहाँ पर क्यों डाला है लाकर, मुझे यहाँ पर ये तो समझा दो कम से कम। तो ये समझाना है आप लोगों को उसको, तो इतना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि पता तो होना चाहिए सामने वाले के साथ में गलत क्या हो रही है। अगर इशू विद पीएससी के बारे में बात करें तो डिटेंशन विदाउट ट्रायल ये काफी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि ट्रायल नहीं मिलेगा आप लोगों को, बस डिटेंशन में पड़े रहो, यहाँ पर वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो अलाउ करता है पर्सन को कि विदाउट ट्रायल बिना किसी चार्ज के बस जेल में डाल दो और पड़ा रहो यहाँ पर, ठीक है, जब तक मन करेगा तब तक डालकर रखेंगे। तो यहां पर किसी भी पर्सन को स्लैप किया जाता है ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, या फिर इमीडिएटली आफ्टर बीइंग ग्रांटेड बेल बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, छोड़ दिया कि भाई साहब जा जी ले अपनी जिंदगी, डीएम बोलेगा नहीं जीने दूंगा तुझे तेरी जिंदगी, ठीक है, तो फिर से पकड़ के डाल दिया जेल में। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात करें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के बारे में, जो पर्सन है उसको यहाँ पर डिटेन किया जाता है अंडर पीएसए के, तो इसको एक तरीके से बोला जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट 24 आवर, वो नॉर्मल टाइम में होता है भाई साहब। जब किसी को पकड़ लिया जाता है कि हाँ भाई साहब, आप लोगों ने मूवी देखी है ना, जब यहाँ पर जो मूवी थी अजय देवगन वाली, मुझे मूवी का नाम क्या था, अजय देवगन वाली मूवी जिसमें हेबियस कॉर्पस के बारे में बात करता है वो दृश्यम, ठीक है। तो दृश्यम मूवी में वो बोलता है जब उस जो दो बुजुर्ग महिला होती है और एक मेल होता है, तो वो आते हैं वहां पर रेस्टोरेंट में, तो बोलते हैं हमारे बेटे को उठाकर ले गया वो, ठीक है, पुलिस वाला। तो बोलते हैं हेबियस कॉर्पस के थ्रू उसको 24 आवर के अंदर अंदर जो बेसिकली जज के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का वो हेबियस कॉर्पस भी काम नहीं आने वाला है, तो ये बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि इसलिए बात की जा रही है कि पंगा नहीं लेने का, ठीक है। तो नो राइट टू फाइल बेल एप्लीकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बेल एप्लीकेशन भी हक नहीं है फाइल करने का बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो यू कांट इंगेज, किसी लॉयर को भी आप लोग बेसिकली रिप्रेजेंटेशन में इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि काफी टाइट पावर यहाँ पर दे रखी है बेसिकली पर्सन को सुधारने के लिए। और कहां चीजों पर आप लोगों को नॉर्मली ये यूज किया जाता है, तो इसके एरिया भी इन्होंने बता रखे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पीएससी का कौन सा सेक्शन जो है यहाँ पर इसको इतनी पावर देता है, तो सेक्शन 8 है, जिसके अंदर आप लोगों को ये पावर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कोई प्रमोट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है क्रिएट करने की कोई ऐसी फीलिंग जिसकी वजह से जो हेट्रेट हार्मनी बिगड़ रही है, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर इंसाइटमेंट हो रहा है, वहां पर कुछ भी ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली खराबी हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली एक तरीके से 12 डे का पीरियड भी देता है कि यहाँ पर जो एडवाइजरी बोर्ड है कि अप्रूवल करे इसका डिटेंशन भी, ठीक है। और नॉर्मली अगर किसी को डाल दिया तो अप्रूवल हो ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। नो डिटेंशन, यहाँ पर कोई आप लोगों को डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलेगा कि यार ये तो मेजर ऑफेंस है, ये माइनर ऑफेंस है, नहीं भाई साहब, ऑफेंस है तो ऑफेंस है, पकड़कर डाल दिया जेल में और डाल दिया, ठीक है। तो ये अलाउ करता है डिटेन करने के लिए अप टू 1 ईयर, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस वाला जो एरिया है पब्लिक में उसको अप टू 1 ईयर और अप टू 2 ईयर जहां पर दिखता है कोई एक तरीके से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकता है, खासकर जहां पर झड़प वगैरह देखने को मिलती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, तो यहाँ पर 2 साल तक का। और जहां डिस्टर्बेंस इन पब्लिक, अगर बात करें पब्लिक ऑर्डर में, यहाँ पर डिस्टर्बेंस है यानी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर 1 साल, और बाकी पता चला यहाँ पर जो स्टेट की सिक्योरिटी को ही खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको 2 साल तक का जेल में डाल देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं कि ये इंसान पड़ा कहां पर है, देख तो लो भाई साहब कब से पड़ा हुआ है।
तो जो काम आने वाली चीज है वो है हेबियस कॉर्पस। पर लेकिन हेबियस कॉर्पस को पैरालिसिस यहां पर हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 का जो हेबियस कॉर्पस है जो बोलता है टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए, जो कि यहाँ पर अगर कोई आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो जाता है तो वहां पर ये काम का आता है। पर लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं आता है। नॉर्मली पब्लिक ऑथोरिटी इसको बेसिकली एज यहाँ पर ये इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट पब्लिक ऑथोरिटी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, पर लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं आता है, ठीक है। तो रिट्स ऑन द अदर हैंड ये इज नॉट इश्यूड वेयर, कहां पर इश्यू नहीं कहते हैं तो डिटेंशन इज अनलॉफुल कर लिया तो वहां पर ये आप लोग की रिट्स काम नहीं आएगी। कोई फालतू में उठाकर ले गया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, वहां पर तो काम आ जाएगी, पर लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर डिटेंशन इज लॉफुल तो फिर काम नहीं आने वाली है। प्रोसीडिंग फॉर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर या फिर यानी कि किसी कोर्ट को गाली दे देना, वो सब चीजें, ठीक है। डिटेंट कर लिया गया यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ये डिटेंशन कर देगा। आउटसाइड कोर्ट जो जुडिक्शन यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा, पीएसए वाला कोई फंडा आ गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जिस पे किसी भी इंडिविजुअल को काफी लंबे समय तक जेलों के पीछे डाला जा सकता है, ठीक है। तो पीएसए क्या है, कौन इशू कर सकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है, डीएम को क्या पावर है, कौन कौन से ऐसी यहाँ पर चीजें हैं जहां पर बेल नहीं मिलती हैं, क्या क्या इसके चलते यहाँ पर जो ट्रायल विदाउट ट्रायल क्या क्या चीजें हैं, क्या कौन से सेक्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर मेजर और माइनर का डिफरेंस होता है नहीं होता है, और हेबियस कॉर्पस क्या है। तो ये इतने सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर बता दिए कि कोई ना कोई अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा तो आप लोगों के चंगुल से निकलकर बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं आर्टिकल सुनने में? अच्छा ये बताओ पहले, ठीक है, मजा आना चाहिए। राहुल गांधी बोलता है ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो यानी कि जो पढ़ाऊँ ना आप लोगों को, वो आप लोगों के माइंड में मतलब एक तरीके से याद होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बस सुनने के बाद में लगे यार पढ़ा तो था पता नहीं पर क्या था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे सुनो कि चीजें याद हो जाए, और वो तब होगा जब आप लोग मन लगाकर सुनोगे। तो जितने मन लगाकर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उतने ही मन लगाकर आप लोग सुनना स्टार्ट कर दो तो भाई साहब गंगा जी नहा जाओगे जल्दी, ठीक है। और जो मुस्लिम है वो हज चले जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर चीजों को। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि काफी ज्यादा बदतमीज है। उन्हें तो कुत्ते की पूंछ कितने दिन उनके में रखो, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, और उसका नाम है चाइना। तो चाइना की बदतमीजी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभी रिसेंटली 43 कंट्री यानी कि 43 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा साइन किया गया डिक्लेरेशन, और चाइना को ये बोला ओए बदतमीज इंसान जो यहाँ पर उघर कम्युनिटी है तेरे जिंगजियान वाले रीजन में, इनको क्यों इतना सता रहे हो, इनको छोड़ दो, इनकी इज्जत लूट के रख रखी है इस इंसान ने। बेसिकली चाइना ने करता क्या यहाँ पर, बेसिकली सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर इस कम्युनिटी को, ये जिंगजियान वाला रीजन है, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये अपनी कंट्री हो गई, ठीक है। मैप बनाना सीख लो कंट्री का, मैं भी सीख रहा हूँ आजकल थोड़ा थोड़ा सा मतलब मैप तो कम से कम यार आना चाहिए ना अपने देश का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंगजियान वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिंगजियान वाला रीजन, तो इस रीजन में यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह काफी कुछ देखने को मिलता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर इनके लिए। जब यहाँ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से इन लोगों को हटाने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग तो ये कर रहे हैं, देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, बला 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 पता नहीं क्या किया जा रहा है, ठीक है। जबकि ये वैसे इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गैस पाइपलाइन लग रही है, सिल्क रोड है, इकोनॉमिक बेल्ट, यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में बात करें, और प्लांट कई सारी चीजें इनके द्वारा की गई है। तो ये चाहते ये हैं चाइना वाले बेसिकली इनको यहां से निकाला जाए ताकि यहां पर ये अपनी मनमानी कर सके। तो निकाला जाए, आराम से निकालेंगे तो दिक्कत देखने को मिलेगी, पर लेकिन अगर आरोप लगा देंगे तो भाई साहब गलत है, यहाँ तो इनको निकाल ही लिया जाएगा फिर, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर उइगुर जो कम्युनिटी है यहाँ पर ये काफी ज्यादा अत्याचार झेल चुकी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये वही चाइना है जो पाकिस्तान के बारे में बात करता है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करता है, ये वही एक तरीके चाइना है जो यहाँ पर हमेशा अगर कुछ भी दिक्कतें होती है तो यहाँ पर बोलता हुआ नजर आता है। पर लेकिन ये दो एक तरीके से यहाँ में दोगला सांप है चाइना, एक तरीके से ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें मार्च 2021 में सेवरल हंड्रेड्स ऑफ जो उघर मुस्लिम थे वुमेन, ठीक है, इन तुर्की में उनके द्वारा भी यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन डे पर मार्च किया गया। तो यहाँ पर इनकी हरकतों को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि चाइना के द्वारा साइन किया गया था एग्रीमेंट यहाँ पर तुर्की के साथ में, एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट। उसमें क्या था कि जो भी यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा उघर कम्युनिटी, उसको तुर्की में भेजा जाएगा और वहां पर उसके ऊपर बेसिकली केस चलाया जाएगा। तो यहाँ पर डिक्लेयर, ये बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर जो यूएसए और अदर कंट्री है उन्होंने चाइना को एक्यूज किया है कि ये गंदी हरकतें जो कम कर रहे हो ना यहाँ पर भी मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ में। देखिए दो जगह मुस्लिम माइनॉरिटी काफी ज्यादा दिक्कत में है, ठीक है। एक तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली अभी रिसेंटली काफी ज्यादा जो न्यूज में रोहिंग्या कम्युनिटी, रोहिंग्या कहां पर है वो म्यांमार में देखने को मिलेगी, और दूसरा है उघर कम्युनिटी, इनके बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत में है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है मैच करने के लिए कि ये कम्युनिटी कहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो उघर कम्युनिटी हो गई चाइना के अंदर में, रोहिंग्या कम्युनिटी होगी यहाँ पर बेसिकली ये म्यांमार के अंदर में, सिन्हाला कम्युनिटी जो होती है वो पाई जाती है श्रीलंका के अंदर में, ठीक है।
तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है सिन्हाला। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज के नाम कई बार पूछे जाते हैं। अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर, तो यूएसए के द्वारा भी यहाँ पर कई सारी कंट्री अभी आगे निकल कर आई और बोला गया कि यहाँ पर जिंगजियान रीजन की एक्सेस मिलनी चाहिए, ताकि जो यूएन हाई कमिश्नर है वो समझ सके कि यहाँ पर क्या अत्याचार इन लोगों के ऊपर इनके द्वारा किए जा रहे हैं। चाइना बोलता क्या है, देखो इंटरेस्टिंग चीज है। चाइना ये बोलता है कि इनको बेसिकली हम लोग यहाँ से इसलिए लेकर जा रहे हैं कि इनको री एजुकेट किया जा सके, यानी कि उनको एजुकेशन दी जा सके। और उनको एजुकेशन ऐसी दी जाती है कि कई बच्चे तो अपने घर ही नहीं आते हैं निकल कर, यानी कि गायब कर देते हैं उनको इस तरीके से। तो जिंगजियान वाले रीजन में दुनिया भर के लोग जो है आर्बिट्रेरी डिटेंशन में पड़े हुए हैं, अपने घर पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, बहुत दिनों से उनको बेसिकली पता ही नहीं है कि कहां पर वो पड़े हुए हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और चाइना का स्टैंड है क्या इसको लेकर, चाइना डिनाई करता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। चाइना ये बोलता है कि वो एथनिक क्लींजिंग यहां पर कर ही नहीं रहा है। चाइना तो ये बोलता है यार हम तो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं इस एरिया को, हम तो बेसिकली इनको एजुकेट करके ना हम तो आगे आने वाले टाइम में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं, इतना अच्छा सा एजुकेशन हम लोग इनको दे रहे हैं, आगे चलकर ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कर रहे हैं, ऐसा बड़े शानदार शानदार इनको तो जॉब मिलने वाली है बड़ी प्रोफेशनल तरीके की। मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और काफी ज्यादा इसकी वजह से चाइना की इमेज भी खराब हो रही है। पर लेकिन चाइना वो एक तरीके से एक गंदी नाली का कीड़ा है, ये हमेशा एक तो हमारी कंट्री को देख लो, आसपास वाली कंट्री को देख लो, हमेशा उनकी इमेज खराब करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, पर लेकिन अपने पैसे के बल पर ही हरकतें करता है। उसको ये नहीं पता कि पैसे के दम पर जो होती हैं कई बार कई सारी चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो ये पर लेकिन फिर भी ये काफी हद तक अपने पैसे का दम आजमाता है। चाइना क्लेम करता है कई बार कि यहाँ पर एजुकेट कर रहा है, वो सारी बातें मैंने अभी बताई, पर लेकिन एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रेडिकल और एक तरीके से लर्निंग वोकेशनल स्किल के बारे में बात करता है, पर लेकिन उल्टी सीधी हरकतें वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। कैद में रखा जाता है, एक तरीके से शिकार वहां पर लोग हो जाते हैं, वो कभी जिंदगी भर वापस नहीं आ पाते हैं। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से साइलेंस इस पे ऊपर मेंटेन किया गया है, यानी कि हम बोलते ही नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चुप हो जाते हैं, जैसे कि तिब्बत वाले इशू पर हम लोग काफी हद तक चुप रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये जिंगजियान वाले रीजन में उइघुर कम्युनिटी वाला जो रीजन है इस पर हम लोग चुप रहते हैं। काफी हद तक ताइवान वाले मुद्दे पर चुप रहते हैं, हांगकांग वाले मुद्दे पर चुप रहते हैं। तो ये हमारी जो चुप्पी का कई बार नेगेटिव फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। वरना जिस दिन हमारी चुप्पी टूटेगी ना, उस दिन वो नहीं कहते, कि मनमोहन सिंह साहब का एक डायलॉग याद आ जाता है मुझे। वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं बोलते हो, क्यों चुप रहते हो, तो उन्होंने बोला मेरे चुप रहने में ही भलाई है, जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत लोगों की मतलब एक तरीके से इज्जतें उतर जाएंगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली बोलने का मतलब। तो यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है कि हमारी कंट्री चुप है। अगर हम लोगों ने जिस तरीके से चाइना बार बार हमारे मुद्दे पर बातें करता रहता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, अगर हम अपने पर आ गए तो चाइना जो है वो बेसिकली भागता फिरेगा। तो यहाँ पर जो उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी है, और ये इनको मानते हैं तुर्किश एथनिक है यहाँ पर। और वही तुर्की जो मुस्लिम कम्युनिटी का रहनुमा मानता है अपने आप को, वो चाइना के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर वो उछल उछल कर बोलते हैं। तो यहां से समझ रहे हैं आप लोग, वो बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का रहनुमा हूं, उसका मैं मसीहा बनूंगा। पर लेकिन जहां बनने की बात आती है वहां पर तो तुम नहीं बनते हो, तो मसीहा कहां पर बनोगे, बनोगे इंडिया के खिलाफ। तो ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो उइघुर कम्युनिटी है ये अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। उइघुर जो है बेसिकली ये नॉर्मली सिमिलर टू द तुर्की लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कल्चरली और एथनिकली यहाँ पर सेंट्रल एशिया के क्लोज अपने आप को ये मानते हैं। और बाकी 55 जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी है जो चाइना के अंदर में, ठीक है, तो उइघुर उनमें से एक है। पर लेकिन ये क्या बोलते हैं, इसको रीजनल माइनॉरिटी का कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि इसको यहाँ पर ये जो इंडिजिनस जो ग्रुप होते हैं ना, कि हाँ हमारे ही एरिया के ये लोग हैं, उसको ये मानते ही नहीं है। करंटली लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो उइघुर कम्युनिटी है यहाँ पर ये एथनिक कम्युनिटी है जो बेसिकली चाइना के अंदर जिंगजियान वाले रीजन में पाई जाती है, चाइना के अंदर में। पर लेकिन ऐसा नहीं है, यहीं पर ही ये कम्युनिटी पाई जाती है। ये काफी लार्ज स्केल पर सेंट्रल एशिया में जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी। जिंगजियान जो है टेक्निकली ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर में। ठीक है, और कई बार यहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिक्कत में ये ऐसी हरकतें करता है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कई सारी कंट्री के साथ में ये जिंगजियान वाला जो रीजन है बॉर्डर टच करता है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इसलिए भी यहाँ पर अपनी जो बेसिकली इन कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए तो ये ऐसी हरकतें करता है। तो इंडिया, पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया। तो इसके साथ में भी यहाँ पर ये जो रीजन है, इधर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर रसिया के साथ में मिलता हुआ नजर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग ये कुछ बातें याद रख सकते हैं। तो सारी बातें मैंने बता दी कि क्यों यहाँ पर चाइना ये है रायता फैला रहा है और क्या क्या दिक्कतें हैं। तो कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। इवन कुछ लिखने के लिए भी आ जाए इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में, तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और ये पिक्चर जो है ये काफी ज्यादा वायरल होती है यहाँ पर जब जिंगजियान वाले रीजन के बारे में आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, बेसिकली ये चाइना का हाथ है बेसिकली जो मुस्लिम उइघुर कम्युनिटी है जिसको बोलने नहीं देता है।
तो यहाँ पर ये बेसिकली पिक्चर ये शो करने की कोशिश यहाँ पर करती है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन इसके बिहाफ में इशू करते हैं, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर इसको इशू करता है। अगर बात करूं यहाँ पर गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर याद रखिएगा गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं उसके तहत अगर आप लोग बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट है 2006 का, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको इशू किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि यहाँ पर अभी जो सोवरन गोल्ड स्कीम है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा अक्टूबर 2021 से लेके 22 मार्च बेसिकली मार्च 2022 तक का। तो यानी कि आगे भी ये स्कीम ये कंटिन्यू रहने वाली है। अब यहाँ पर ये समझिए आखिर ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेकर क्यों आती है, तभी आप लोग चीज समझ पाएंगे कि नॉर्मली गोल्ड भी तो इंसान खरीद रहे हैं ना, अब इसमें कौन से गोल्ड लगे हुए इस स्कीम के, तो वो समझिए। नॉर्मली मान लीजिए कहीं से बाहर से हम लोग, जैसे हमारे देश में तो सोना होता नहीं है, हम लोग बाहर से सोना क्या करके लाए, इंपोर्ट करके लाए। ठीक है, तो इंपोर्ट करके लाए सोना, और वो सोना जो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया वो लोगों ने खरीदा अपनी शादी विवाह में यूज करने के लिए। ठीक है, कई बार मंदिर में जो इस तरीके से जो है मंदिर वगैरह उनमें चढ़ाए जाते हैं। कई बार जो घरों में आप लोग को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर सोने को इकट्ठा करके भी रखा जाता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस सोने के अंदर में, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से वो नहीं कहते कहीं पर सेफ हो गया जाकर, जिसको यूज नहीं किया जा रहा है। सोचिए अगर इतना जो हम लोग इंपोर्ट कर बाहर से ये सोना लेकर आए, इसकी जगह अगर हम लोग मशीन लेकर आते बाहर से, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर करने की कुछ मशीन, ठीक है, कि कुछ कपड़े बनाने की मशीन हो गई, कोई जूते बनाने की मशीन हो गई, या कुछ और भी ऐसी मशीन, तो क्या करते हैं देश के अंदर लेकर आते तो कैपिटल प्रोडक्शन होता काफी ज्यादा है, और उससे क्या करते काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता, काफी सारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करते, इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी करते। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पर लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये आया और पड़ गया सोना, और बेसिकली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार ये इंपोर्ट बिल आप लोग नया बढ़ाकर क्यों ना आप लोग गोल्ड को आप लोग डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में न खरीदे, आप लोग कागज की फॉर्म में गोल्ड खरीदे। यानी कि कागज का टुकड़ा रहेगा जिस पे लिखा रहेगा कि हाँ भाई साहब ये कागज का टुकड़ा जो है ये इतने ग्राम गोल्ड के बराबर है, जितना ग्राम आप लोग खरीदेंगे तो उतने ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो यहां पर क्या रहेगा, फिजिकल फॉर्म में हम लोग को बाहर से गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे बिल में नहीं जुड़ेगा कि हम लोग बाहर से इतनी चीजें इंपोर्ट करें। बेसिकली इंपोर्ट करना ना देश की कमजोरी माना जाता है। जो देश ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे वो देश ताकतवर है, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनका एक्सपोर्ट दुनिया भर का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो इंपोर्ट करने वाला देश है वो हमेशा दिक्कत में रहता है, क्योंकि हमेशा उसको यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ती है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार कई सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहती है, तो हमको और ज्यादा पे करना पड़ता है उसके चलते। तो बोला गया कि गोल्ड न खरीदकर आप लोग गोल्ड खरीदते क्यों है, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, मतलब गोल्ड आप लोग लेकर आते हैं, घर में सिक्योर रखा रहता है, तो काफी सिक्योर करेंसी मानी जाती है आज की डेट में भी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड है किसी बैंक के पास में, तो वो है बेसिकली आज के डेट में भी यूएसए का। तो यूएसए का जो बैंक क्या है, जैसे हमारी कंट्री का आरबीआई है, ऐसे यूएसए के बैंक का नाम याद रखिए, उसको बोलते हैं फेड रिजर्व। तो फेड रिजर्व के पास में सबसे ज्यादा गोल्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बोलता है गवर्नमेंट की यार ये आप लोग डायरेक्ट गोल्ड मत खरीदो, ठीक है, गोल्ड के बदले आप लोग एक पर्चा खरीदो। बेसिकली ये पर्चा जो रहेगा आप लोग का बिल्कुल गोल्ड की ही कीमत आप लोग को देगा, फिजिकल फॉर्म में आप लोग गोल्ड खरीदोगे नहीं, आपके पास में गोल्ड की वही कीमत रहेगी जो आप लोगों को चाहिए, और इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे मुद्दे सामने निकाल कर लाए जाते हैं। तो ये स्कीम इसी पर्टिकुलर पर्पस से लाई गई ताकि बाहर से हम लोग गोल्ड न खरीदे, और देश में ही यहां पर जिसको गोल्ड को पसंद करना, जो गोल्ड पसंद करता है, सोना बप्पी लहरी टाइप का आदमी दुनिया भर का गोल्ड पहने घूमता है, तो उसके लिए यहां पर बेसिकली दिक्कतें हो जाएगी। वो पर्चे लटकाकर तो घूमेगा नहीं अपने गले में कि ये बॉन्ड है गोल्ड के, ठीक है, पर लेकिन हाँ देश को फायदा होगा इससे अगर ऐसा कुछ होता है। ऑब्जेक्टिव इसके लिए यही रहता है कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके डोमेस्टिक सेविंग बेसिकली जो पार्ट है एक तरीके से, और पर्पज किया जा सके यहाँ पर फाइनेंशियल सेविंग के। यहाँ पर अगर कोई ऐसा आप लोग इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसको और भी तरीके से यूज किया जा सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर कमर्शियल जो बैंक है, स्टॉक होल्डिंग जो है कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डेजिग्नेटेड है यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली इनको यूज कर सकते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई अहमियत नहीं देखने को मिलेगी। गोल्ड बॉन्ड जो है ये इनके प्राइस जो है बेसिकली ये 999 प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से देखा जाता है, जो कि इंडियन बुलियन और जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है मुंबई में वो यहाँ पर इसको पब्लिश करती है। ठीक है,
24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर माना जाता है। ठीक है, 24 ना, यहाँ पर 24 आर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 24 आर्टिकल हो गया संविधान के अंदर में। तो कई सारी ऐसी चीजें ना आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट करके इनको ना एक दूसरे के साथ में जोड़कर इनको याद भी रख सकते हैं, ताकि आप लोग लंबे समय तक इनको याद रख पाए और भूले ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या है, इससे आपकी मेमोरी में एक बेस बन जाता है। ठीक है, तो मुझे नॉर्मली 24 चीजें नाम से बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे याद रह जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कोई ऐसा वर्ड होता है जो आप लोग कोई डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर कुछ भी ऐसा शब्द हो गया, 24 हो गया, 7 हो गया, बहुत सारे शब्द हैं जो कि कई बार इससे इनसे चीजें आती है तो मुझे याद रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनके आसपास में से 24 हो गया तो 25 हो गया। ठीक है, 25 के नीचे इधर आएंगे 24 के लिए 23 हो गया। तो इस तरीके से 2-4 और शब्द बना लो। तो एक तरीके मेमोरी फॉर्मेशन की जो ट्रिक्स नहीं होती आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। ठीक है, कोई न्यूमोनिक्स के नाम पर पढ़ता है कोई, मतलब कई तरीके ऐसी ट्रिक्स आती हैं जिनको आप लोग की एक फोनेटिक होती है, एक वर्ड के किस तरीके से सेफ है उस तरीके की शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी है। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ा था इनके बारे में, तो ये काफी अच्छा तरीका रहता है चीजों को याद रखने का। ठीक है, कोई भी नाम आप लोगों को याद रखना है, हालांकि देखिए इनको भी एक यूज करने का तरीका आना चाहिए, तब चीजें याद रहती हैं। उन्हें कहते हैं कोई सारे लोग जो है हजारों शब्द याद कर लेते हैं, उनको कुछ बोल दो भूलते नहीं है, तो वो मेमोरी फॉर्मेशन का ही तरीका है, कोई जादू नहीं है, वो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। ठीक है, किसी की बॉडी अच्छी है तो उसने काम किया है उसके ऊपर, तो दिस इज नॉट लाइक कोई मैजिक हो रहा है यहाँ पर। तो अगर बात करें यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड के बारे में, तो याद रखेंगे यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर परचेज कर सकते हैं मल्टीपल यूनिट, आप लोग इंडिविजुअल 4 किलोग्राम तक का गोल्ड खरीद सकता है। ठीक है, तो यानी कि 4000 यूनिट। और अगर कोई एंटिटी है, कोई ट्रस्ट है यहाँ पर, तो वो 20000 किलोग्राम तक का यहाँ पर खरीद, सॉरी 20 किलोग्राम, 20000 किलोग्राम 20 किलोग्राम तक का खरीद सकता है। और मिनिमम परमिसेबल है कि 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम तो खरीदा जाए, कि यहाँ इससे नीचे नहीं जाना है। पता चला कि वो बोल रहा है कि मुझे 0.001 ग्राम गोल्ड दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड जो है यहाँ पर इमेच्योरिटी पीरियड इसका 8 साल रहता है, ये बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। रीजन क्या है, अगर नॉर्मल गोल्ड आप लोग के पास में, आप लोग जब चाहो तब उसको एक तरीके ले जाकर मार्केट में बेच दो तो आप लोग के पास में तुरंत पैसा मिलेगा, पर लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। और फर्स्ट जो आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जिट, वो 5 साल में आप लोग कर सकते हैं। नॉर्मली मैच्योरिटी पीरियड 8 साल रहता है। 2.5% पर एनम का आप लोग यहाँ पर बेसिकली जो आप लोग को देखने को मिला फिक्स्ड रेट 2.5 पर एनम यहाँ पर एप्लीकेबल है ऑन द स्कीम पेबल सेमी एनुअली। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो आप लोग एक तरीके से नहीं, जो इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है यहाँ पर बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग क्यों खरीदें यार इसको, जब आप लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं इसके साथ में, हम तो नॉर्मल गोल्ड खरीदेंगे अपने घर में रखेंगे आसानी से और तुमको कर लो, क्या करना है कर लो, चेक आके हमारे घरों में। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो यानी कि तो फाइनेंशियल एक तरीके से जो सिस्टम के थ्रू यहाँ पर काम होगा। और ये तो बेसिकली मार्केट में गया अपना गोल्ड खरीद के लेकर आएगा, गोल्ड भी खरीद लिया तो उसको बोला कि बिल मत देना भाई, थोड़ा सस्ता कर देना गोल्ड मेरा। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ही यहाँ पर खरीद सकता है, ट्रस्ट हो गया, कोई एक तरीके से यूनिवर्सिटी हो गई, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो खरीद सकता है। बेनिफिट क्या है यहाँ पर, जो बॉन्ड है उनको यूज किया जा सकता है कोलेटरल फॉर लोन, यानी कि आप लोग अगर लोन लेना चाहते हैं कि आप लोग को 50 लाख का लोन चाहिए तो वो बॉन्ड यूज कर सकते हैं आप लोग। कोलेटरल मतलब एक तरीके से मैंने कहते हैं कि इसके एवज में आप लोग ये लोन दे दो। ठीक है, गिरवी रखनी चीजों को बोल देते हैं बेसिकली। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो बेसिकली बात की जाती है कि यहाँ पर सोवरन गोल्ड के ऊपर आप लोगों को इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहता है। कैपिटल गेन टैक्स जो यहाँ पर ये प्रॉफिट एक तरीके से अर्न किया जाता है जब कोई एसेट्स बेची जाती है, यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा था और फिर आप लोगों ने उसको बेच दिया, और जो बेचा वो उसकी कीमत इतनी हो गई जितना आप लोगों ने खरीदा था उससे ज्यादा हो गई जितने में आप लोगों ने उसको बेचा, तो उस पर गेन मिल गया आप लोगों को, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है जितना गेन हो आप लोगों को हुआ, तो बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इट रिजल्ट्स इन व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट्स एक्सीड, यहाँ पर यानी कि इट्स परचेज प्राइस, यानी कि जितने में आप लोगों ने खरीदा था, खरीदी थी वो 5 लाख में चीज, ठीक है, बेच दिया आप लोगों ने 25 लाख में, तो यहाँ पर 20 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। अब 20 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में डिसएडवांटेज क्या मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसको तो आप लोग मान दोगे एक टाइम पीरियड में, ठीक है, पर लेकिन गोल्ड तो इमीडिएटली आप लोग मार्केट में जाओ, पैसा फेंक और तमाशा देख। सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, बट लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहाँ पर वो वेरी एक तरीके से नोट हाई, यानी कि ज्यादा हाई नहीं है। जो चीजें देखें मार्केट में ना, जो चीजें काफी अच्छे लेवल पर रहती हैं उनका दबदबा रहता है, हाँ, कि ये परिवार का दबदबा है बेसिकली। ठीक है, अंबानी अदानी आप लोगों ने सुना होगा, देश में बिजनेसमैन का नाम करे तुरंत आप लोगों को घर वाले भी उदाहरण देते हैं कि ये नहीं थोड़ा सा काम कर लो, बिजनेस करना है, हाँ तू कौन सा अंबानी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जिसका वॉल्यूम काफी कम है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं कि काम करो तो कुछ ऐसा करो कि हाँ लोगों एक बार को सुने तो कहेंगे हाँ कुछ कर दिया बंदे ने, वरना बेइज्जती होती ही नजर आती है। तो वो वाली चीजें बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यार थोड़ी छोटी मगर मोटी बात है, थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो बात की जा रही है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो यूएस बेस्ड यहाँ पर एक बेसिकली जिसका नाम है एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर कसमैन जो वेकफील्ड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके द्वारा रिलीज की गई। तो इंडिया के द्वारा अगर बात करें, बोला गया इंडिया को ओवरटेक कर लिया गया। बेसिकली इंडिया हैज ओवरटेकन द यूएसए टू बिकम द सेकंड मोस्ट साउथ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो यूएस वाज इंपॉर्टेंट सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो इंडिया वाज थर्ड पर, लेकिन इंडिया भी यहाँ पर सेकंड पर आ रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो 47 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका और एशिया की कंट्री देखने को मिलेगी जहां पर ये जिनको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? तो ये पब्लिश किया जाता है बेसिकली यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा, जो कि यूएसए की बेस्ड है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो ये थी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। एक आर्टिकल आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर बचा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो इसकी वजह से लेट हो गया। अभी अगर उस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करूंगा तो वीडियो आप लोगों की मुझे लगता है लगभग 9:45-10 बजे तक आएगी, ठीक है। तो उस आर्टिकल को मैं आप लोगों का कल इंक्लूड कर लूंगा। ये मेरे ऊपर आप लोग का ऋण रहा, ठीक है। तो इस ऋण को मैं चुकता कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके लिए देख लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा काम था मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा बाहर जाना था, ठीक है। तो वहां पर लेट हो गया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा लेट हो गया। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल गई। कई बार होता है ना कि एक्सपेक्टेशन कुछ और लगाते हो और लेट हो जाते हो, तो वो वाली चीजें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मतलब ज्यादा नहीं, बस एक आर्टिकल है आप लोगों का, इसको मैं कवर कर लूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। काफी अच्छे से हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली किसके बारे में, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में और इसके साथ में क्या कोड बोल रहा है, तो बहुत सारी चीजें समझी और डायरेक्ट कहां पर लोकेटेड है वो भी सारी बातें हम लोगों ने जानी, ठीक है। नेक्स्ट उघर कम्युनिटी के बारे में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, कौन देश क्या क्या बोल रहा है, चाइना क्या हरकतें कर रहा है और कहां पर ये पाई जाती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बातें समझी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक जो पिक्चर है काफी ज्यादा वायरल रहती है, वो जाना। इसी के साथ में सोवरन गोल्ड स्कीम, इसके बारे में क्या क्या बातें मैंने डिटेल में बता दिया कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए गोल्ड और क्या क्या दिक्कतें हैं, तो ये हम लोगों ने समझ ली। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें, और बाकी ये दो आप लोगों को डेली वीडियो देखने को मिलती है, इनको लाइफ का पार्ट बना लीजिए। करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पैरेलल में, कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार एक तरीके से कि टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस लेवल पर चीजें डिस्कस की जाती हैं, और अगर लगता है आप लोगों को ये फायदा पहुंचा रही है तो दूसरों को भी रिकमेंड करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन चीजों का फायदा उठा सकें। खुशियां बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन थे गोल्ड बॉन्ड के बारे में, आप लोगों से पूछा था किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड के बारे में किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उघर कम्युनिटी कहां पर किस कंट्री से रिलेटेड है, ये समझा था। ये इंडिया के अंदर फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएम क्रॉप, तो ये वाला आर्टिकल बचा आप लोगों का, ठीक है। डिस्कस कर लूंगा। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क के पहले कौन सा एक पार्क है जहां पर सबसे ज्यादा राइनोस पाए जाते हैं डेंसिटी के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, टू हैव द बॉडी, तो क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि फर्स्ट कंट्री टू यूज सैटेलाइट, ये भी आप लोग को बताना है कि कौन सा फर्स्ट जो कंट्री के अंदर जो नेशनल पार्क, और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर कब तक का आप लोग को जेल में डाला जा सकता है, और डिटेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो कौन यहाँ पर इसको आप इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनके बारे में आप लोग को बताना है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन हो गए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है। तो पॉज करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली आप लोगों के सामने, ये इसको पॉज कर लेना अभी, तो इसके आंसर दो पॉज करके आप लोग, ठीक है। पढ़ लीजिए इनको सबको क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके आंसर दीजिए आप लोग यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर इसके आंसर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गए सारे आंसर, ठीक है। तो मैच कर लीजिए इनको, ठीक है। मैंने बोला थोड़ा सा लेट हो रही है चीजें तो उसकी वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिए आज। बाकी कल से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी प्रॉपर टाइम पे, टेंशन नहीं लेने का। और ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। कहां कहां पर रेल चलाई गई, ठीक है। इसी के साथ में सारी चीजें, ओकवर्थ कमेटी के बारे में आप लोगों से पूछा था। बेसिकली रेलवे बजट सेपरेट किया गया था सबसे पहले, तो 1924 में यहाँ पर ओकवर्थ कमेटी है यहाँ पर ये, और फिर मर्ज कर दिया गया था यहाँ पर कब, 2017 में, तो विवेक डिब्रोए कमेटी थी यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे डिक्लेरेशन के बारे में पूछा था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये सारे कुमिंगम डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं अभी रिप्लेस कर दिया गया। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया, अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कोई दिक्कत रह गई है तो डिसलाइक कर देना यार वीडियो को, ठीक है। और यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।